स्वागत करता हूं आज की दुनिया में जहां हर तरफ शोर है, जहां खबरें आती हैं और चली जाती हैं। हम कोशिश करते हैं उन घटनाओं की तह तक जाने की, उनके पीछे की कहानियों को समझने की जो अक्सर मुख्य धारा की बहसों में खो जाती है। आज हम कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे जो हमारे समाज और दुनिया पर गहरा असर डाल रही है। हम बात करेंगे सोनम रघुवंशी हत्याकांड की, जिसमें एक नया और चौंकाने वाला मोड़ आया है, और जानेंगे कि मेघालय पुलिस इस मामले की गुत्थी सुलझाने के लिए क्या कदम उठा रही है। इसके साथ ही हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी नजर डालेंगे। रूस यूक्रेन संघर्ष एक नए खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, जहां ड्रोन हमले और नए मोर्चे खुल रहे हैं। इजरायल और हमास के बीच राफेल में घमासान जारी है और गाजा में मानवीय संकट और गहराता जा रहा है। हम भारत बांग्लादेश सीमा पर चल रहे ऑपरेशन सिंदूर की भी पड़ताल करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि इसका भारत की आंतरिक सुरक्षा और पड़ोसियों से संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। साथ ही वैश्विक व्यापार के समीकरण भी बदल रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध एक नए दौर में प्रवेश कर चुका है, जिसके दूरगामी परिणाम होंगे। वहीं दूसरी ओर भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते को लेकर बातचीत तेज हो गई है, जो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा अवसर हो सकता है। ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये वो घटनाएं हैं जो हमारे आने वाले कल की दिशा तय करेंगी। चलिए जानते हैं आज की सबसे अहम सुर्खियां। सोनम रघुवंशी हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था और अब इस मामले में एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मेघालय पुलिस ने कथित हत्या के मामले में गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को 8 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया है। इनमें सोनम का पति, सास, ससुर और 2 अन्य रिश्तेदार शामिल है। पुलिस अब इस जघन्य अपराध की कड़ियों को जोड़ने के लिए क्राइम सीन को फिर से रिक्रिएट करने की तैयारी कर रही है। ये रिक्रिएशन उस फ्लैट में किया जाएगा जहां सोनम का शव मिला था, ताकि ये समझा जा सके कि घटना के दिन वास्तव में क्या हुआ था। पुलिस का मानना है कि इससे उन्हें आरोपियों के बयानों में मौजूद विरोधाभासों को उजागर करने और सबूतों की श्रृंखला को मजबूत करने में मदद मिलेंगे। इस बीच सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी का एक मार्मिक बयान सामने आया है, जो समाज के लिए एक मिसाल है। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी बहन के हत्यारे दोषी पाए जाते हैं तो वह उनके लिए फांसी की सजा का समर्थन करेंगे, चाहे वे कोई भी हो। ये बयान दिखाता है कि परिवार के लिए न्याय का मतलब भावनाओं से ऊपर उठकर सच को स्थापित करना है। समाज भी यही उम्मीद कर रहा है कि जांच निष्पक्ष हो और दोषियों को जल्द से जल्द उनके किए की सजा मिले। ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता पर उठे सवालों का भी है, जिसका जवाब मिलना बाकी है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि अब यह और भी खतरनाक रूप लेता जा रहा है। रूसी सेना ने यूक्रेन के उत्तर पूर्वी सीमी क्षेत्र में एक नया मोर्चा खोल दिया है, जिससे वहां के हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। इस नए हमले के बाद यूक्रेनी अधिकारियों ने सीमावर्ती कस्बों और गांवों से नागरिक को बड़े पैमाने पर निकालना शुरू कर दिया है, ताकि उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके। यह नया मोर्चा युद्ध को एक और विनाशकारी दिशा में ले जा सकता है, जहां आम नागरिक को इसकी सबसे भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। लोग अपने घर, अपनी जमीन छोड़ने को मजबूर है और भविष्य अनिश्चितता के अंधेरे में डूबा हुआ है। वहीं दूसरी ओर ड्रोन युद्ध की भयावहता भी लगातार बढ़ रही है। हाल ही में हुए ड्रोन हमलों में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 64 अन्य घायल हो गए। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, ये उजड़ते हुए परिवारों की कहानियों है। यूक्रेन भी अपनी रक्षा के लिए नई ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस तकनीकी दौड़ में इंसानियत हार रही है। इन सबके बीच एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी दिखाई दी है। दोनों देशों ने युद्ध बंदियों और मारे गए सैनिकों के शवों का आदान प्रदान किया है, जो इस क्रूर संघर्ष के बीच एक दुर्लभ मानवीय पहल है। लेकिन सवाल वही है कि आखिर यह विनाश कब थमेगा? मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर अपने चरम पर है। दक्षिणी गाजा के राफा शहर में इजरायली सेना और हमास के बीच भीषण लड़ाई छिड़ गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल समर्थित मिलिशिया और हमास के लड़ाकों के बीच हुए हिंसक टकराव में लगभग 50 जिहादियों के मारे जाने की खबर है। राफा, जो अब तक लाखों विस्थापित फिलिस्तीनियों के लिए एक आखिरी शरण स्थली बना हुआ था, अब युद्ध का मैदान बन चुका है। गलियों में गोलियों की आवाज गूंज रही है और आसमान धुएं से भर गया है। इस लड़ाई ने वहां फंसे आम नागरिक की स्थिति को और भी दयनीय बना दिया है, जिनके पास अब जाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं बची है। इस संघर्ष की आग में मानवीय सहायता के प्रयास भी जल रहे हैं।
एक बेहद चिंताजनक घटना में गाजा में अमेरिका द्वारा बनाए गए अस्थायी सहायता केंद्र पर इजरायली गोलीबारी की खबर है, जिसमें कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई। यह घटना दिखाती है कि युद्ध क्षेत्र में मानवीय सहायता पहुंचाना कितना खतरनाक हो गया है और कैसे वे लोग भी निशाना बन रहे हैं जो सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। इस हमले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है और सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या युद्ध के नियमों का पालन किया जा रहा है। गाजा में भूख, बीमारी और मौत। भारत का साया गहराता जा रहा है और दुनिया इस त्रासदी को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। भारत की पूर्वी सीमा पर एक बड़ा और महत्वपूर्ण अभियान चलाया जा रहा है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। इस अभियान के तहत भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने पिछले कुछ हफ्तों में 2000 से अधिक कथित अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को वापस उनके देश भेजा है, जिसे तकनीकी भाषा में पुशबैक कहा जाता है। यह कार्रवाई भारत में अवैध आप्रवासन की गंभीर समस्या से निपटने के लिए उठाए गए कदमों का हिस्सा है। सूत्रों के अनुसार इन लोगों में से कई ऐसे थे जो बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में रह रहे थे। यह सीमा पर सुरक्षा को मजबूत करने और जनसांख्यिकीय संतुलन बनाए रखने की एक बड़ी कवायद के रूप में देखा जा रहा है। इस अभियान की एक खास बात यह भी है कि कई प्रवासी स्वेच्छा से बांग्लादेश लौट गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने इन लोगों को समझाया कि भारत में अवैध रूप से रहने के क्या परिणाम हो सकते हैं, जिसके बाद कई परिवारों ने खुद ही लौटने का फैसला किया। हालांकि इस तरह के अभियान पर मानवाधिकार संगठन अक्सर सवाल उठाते हैं और यह सुनिश्चित करना एक चुनौती होती है कि किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो। ऑपरेशन सिंदूर भारत की आंतरिक सुरक्षा और पड़ोसी देशों के साथ उसके जटिल संबंधों के बीच एक नाजुक संतुलन साधने का प्रयास है, जिसके दूरगामी प्रभाव देखने को मिलेंगे। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध एक नए और गंभीर चरण में प्रवेश कर गया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने चीन से आयात होने वाले दुर्लभ पृथ्वी तत्वों पर 55% का भारी भरकम टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यह तत्व आधुनिक तकनीक जैसे स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक वाहन और रक्षा उपकरणों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका का यह कदम चीन पर अपनी निर्भरता कम करने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। इस फैसले से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर गहरा असर पड़ सकता है और कई उद्योगों के लिए लागत बढ़ सकती है। चीन ने भी इस कार्रवाई का जवाब देने में देर नहीं की है। जवाबी कार्रवाई के तौर पर चीन ने कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर 10% का टैरिफ लगाया है। हालांकि चीन ने एक दिलचस्प कदम उठाते हुए यह भी फैसला किया है कि वह अपने छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका भेजना जारी रखेगा। यह दिखाता है कि व्यापारिक तनाव के बावजूद चीन शैक्षिक और सांस्कृतिक संबंधों को बनाए रखना चाहता है। ये टैरिफ का खेल सिर्फ दो देशों के बीच का मामला नहीं है। इसका असर भारत समेत पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा, क्योंकि जब दो हाथी लड़ते हैं तो नीचे की घास कुचल जाती है। वैश्विक व्यापार के मोर्चे पर भारत के लिए एक अच्छी खबर है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत ने अब रफ्तार पकड़ ली है। भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर दोनों ने इस बात के संकेत दिए हैं कि यह महत्वपूर्ण समझौता 2025 के अंत तक अंतिम रूप ले सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये भारत की वैश्विक व्यापार रणनीति में एक मील का पत्थर साबित होगा। यूरोपीय संघ भारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है और इस समझौते से भारतीय उत्पादों और सेवाओं के लिए एक विशाल बाजार के दरवाजे खुल जाएंगे। यह समझौता सिर्फ व्यापार के आंकड़ों तक सीमित नहीं रहेगा। इससे भारत में निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और भारतीय उद्योगों को यूरोपीय तकनीक और समानकों तक पहुंच मिलेंगे। यह मेक इन इंडिया अभियान को भी एक बड़ा इंपल्सो देगा। हालांकि बातचीत के रास्ते में अभी भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कृषि, डेटा सुरक्षा और बौद्धिक संपदा अधिकार जैसे मुद्दे, जिन पर दोनों पक्षों को एक आम सहमति बनानी होती है। फिर भी दोनों तरफ से दिखाई जा रही राजनीतिक इच्छाशक्ति इस बात का संकेत है कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के साथ और गहराई से जोड़ने के लिए तैयार है, जो एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज हमने देखा कि कैसे एक स्थानीय अपराध की जांच से लेकर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और व्यापार के बड़े मंचों तक हर घटना एक दूसरे से जुड़ी हुई है। सोनम रघुवंशी का मामला हमें न्याय की धीमी लेकिन दृढ़ प्रक्रिया की याद दिलाता है, तो वही यूक्रेन और गाजा का संकट हमें युद्ध की निरर्थकता और मानवीय पीड़ा का एहसास कराता है। ये खबरें सिर्फ सूचना नहीं है, बल्कि हमारे समय का आईना है,
जिसमें हमें अपनी सफलताओं और असफलताओं दोनों की छवि दिखाई देती है। एक तरफ भारत ऑन सिंदूर के जरिए अपनी सीमाओं को सुरक्षित करने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ यूरोपीय संघ के साथ एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते की ओर बढ़ रहा है। ये विरोधाभास ही आज की दुनिया की हकीकत है, जहां चुनौतियां और अवसर साथ साथ चलते हैं। अमेरिका और चीन के बीच का व्यापार युद्ध हमें याद दिलाता है कि वैश्विक व्यवस्था कितनी नाजुक है और कैसे एक फैसला पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। इन सभी घटनाओं को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनका असर हम सब पर पड़ता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम आपको सिर्फ यह ना बताएं कि क्या हो रहा है, बल्कि यह भी समझाने की कोशिश करें कि क्यों हो रहा है और इसका मतलब क्या है। सवाल पूछना और जवाब तलाशना एक जागरूक नागरिक होने की पहली शर्त है। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही खबरें और उनके विश्लेषण लाते रहेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करें। इन्हीं सुर्खियों के साथ आज का बुलेटिन समाप्त होता है। जुड़े रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।